जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में और एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होती है और कब कब इन दोनों को रिवोक कर सकते हैं और रिवोकेशन के क्या प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए गए हैं, उन सबसे डील करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या चीजें चलती हैं कि शुरुआत में वो प्रपोजल होता है, प्रपोजल से लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनने में क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो हमने उस वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है एक प्रपोजल से, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। इस वीडियो में भी हम उसको समझेंगे और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, जो 2B में दिया गया है। और जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वो प्रॉमिस बन जाता है और इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर प्रॉमिसी यानी प्रपोजल बनाने वाला और एक्सेप्टेंस करने वाला। और फिर उसके अंदर हम ऐड करते हैं कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, यानी क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो फॉर्म करती हैं एक एग्रीमेंट को, यानी प्रॉमिस के अंदर जब हम कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो सेक्शन 2H की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, दैट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन 10 के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो ये बताती हैं कि कब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके अंदर सबसे पहला आता है कि पार्टीज जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो माइनर ना हो, जैसा कि सेक्शन 11 में बताया गया है और 12 में। सेक्शन 11 और 12 डील करते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज से, कि माइनर ना हो, अनसाउंड यानी पागल पर्सन ना हो, या कोई ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, वो ऐसा ना हो। फिर आता है फ्री कंसेंट, यानी उनके जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी दबाव में ना दी गई हो, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, और कानून ने उसको वॉइड डिक्लेयर ना कर दिया हो तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इन सारी चीजों को आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, एक एग्रीमेंट किस तरह से फॉर्म होता है, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी उनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने की सबसे पहली शुरुआत है, यानी सबसे पहले प्रपोजल ही होता है। तो प्रपोजल की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2A में दी गई है। सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को, और इसके अंदर यह कहता है कि जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस सिग्निफाइज करता है, यानी एक तरह से वो अपनी इंटेंशन शो करता है। फर्स्ट चीज इसके अंदर आती है इंटेंशन, यानी विलिंगनेस। विलिंगनेस 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 शो करता है, और विलिंगनेस के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ करने के लिए टू डू, या फिर टू एब्सटेन, कुछ करने से रुकने के लिए टू एब्सटेन। तो टू डू मतलब जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, ए जो है अपनी कार सेल करना चाहता है बी को, तो यहां पर कुछ करना है, सेल करना है, तो ए को सेल करना है बी को और ये इसको पेमेंट करेगा। तो यहां पर जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है या कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए यहां पर जो है कुछ करना, यानी टू डू। और टू एब्सटेन मतलब कुछ करने से रुकने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए जो है बी से एग्रीमेंट करता है कि मैं जो है कंपनी में काम नहीं करूंगा, जब तक मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं तो मैं जो है दूसरी कंपनी में काम नहीं करूंगा। तो नॉट टू डू यानी कुछ ना करना, नॉट टू डू, नॉट टू डू कुछ ना करने को कहते हैं एब्सटेन। तो जब कोई पर्सन किसी से कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कहता है, किस व्यू के साथ, यहां पर चीज आती है हमारी विद अ व्यू, उसकी जो वहां पर व्यू है टू टेक असेंट, विद अ व्यू टू टेकिंग द असेंट। असेंट का मतलब उस दूसरे पर्सन की उसके अंदर रजामंदी लेने के लिए, वो क्या चाहता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो। तो यहां पर ए की जो इंटेंशन है, उसकी जो विलिंगनेस है वो ये है कि ये इस कार को खरीदे, और ये भी चाहता है कि ये हवा में ऑफर नहीं कर रहा है, यानी वो चाहता भी है कि 10 लाख रुपए में उसकी कार को खरीदा जाए।
तो हम कहेंगे कि यहां पर ए ने जो है एक प्रपोजल बनाया है। तो प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन 2A में इस तरह डिफाइन करी गई है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू टेकिंग द असेंट देयर टू, यानी उसके अंदर उसकी असेंट लेने के लिए, तो यह कहा जाता है उसका कुछ करना या ना करना कि वो उसने प्रपोजल बनाया है। यहीं पर एक चीज और समझते हुए चलते हैं कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है यानी बी, जब ये पर्सन इसके अंदर अपनी एक्सेप्टेंस यानी अपनी असेंट दे देता है, जो इसने असेंट मांगी है, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑफर एक्सेप्टेड हो गया, ये ऑफर एक्सेप्टेड हो गया। और जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमने पहले भी समझा था कि वो प्रॉमिस बन जाता है, यानी अब वो प्रॉमिस बन चुका है। और यहीं पर हम एक चीज और समझ लेते हैं, एंसन का रूल, इंपॉर्टेंट रूल है आपके एग्जाम के पर्पस से भी, एंसन्स रूल। एंसन्स रूल ये कहता है कि जब किसी प्रपोजल को एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया तो अब वो जो है उससे पीछे नहीं हट सकते, यानी अब जो बाइंडिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इन्होंने ये कहा था एग्जाम्पल समझाते हुए कि मान लीजिए कुछ गन पाउडर है, यानी बारूद वगैरह है बहुत सारा, और हमने जो है इसके ऊपर आग फेंक दी, कोई चिंगारी फेंक दी, तो इससे क्या होगा कि बारूद के अंदर अब जो है विस्फोट होगा ही, यानी अब उसे रोका नहीं जा सकता। तो उसी तरह से जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो अब वो बाइंडिंग बन चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर वो सेक्शन 10 में दी गई रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि एक ऑफर और एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2B में डिफाइन करा गया है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑफर का मीनिंग और एक्सेप्टेंस का मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। अब आपको यहां पर एक चीज समझनी है कि कोई भी ऑफर वैलिड कब होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी एक ऑफर में वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक ऑफर को वैलिड बना सकती हैं। सबसे पहली जो उसके अंदर पॉइंट होनी चाहिए वो है इंटेंशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि उनके लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे इसको हम दो केस की मदद से समझेंगे, एक बाल्फर वर्सेस बैल्फर, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से एक प्रॉमिस करता है जबकि वो बाहर रहता हुआ होता है कि मैं जब तक बाहर रह रहा हूं मैं तुम्हें कुछ अलावेंस देता रहूंगा, मंथली कुछ अलावेंस देता रहूंगा, लेकिन किसी कारण की वजह से हस्बैंड जो है इसे अलावेंस नहीं दे पाता है। तो इसकी जो वाइफ है इसके अगेंस्ट जो है सूट फाइल कर देती है, एक तरह से मुकदमा दर्ज कर देती है। सूट का मतलब मुकदमा यानी एक्शन ले आना। यहां पर एडिशनल एक इंफॉर्मेशन और आप समझ लीजिए कि किसी भी सिविल केस के अंदर, सिविल केस मतलब जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स जो है किसी डिस्प्यूट में हो, यानी ए जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ का है तो ये सिविल सूट होगा। तो सिविल सूट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो सूट लाता है यानी जो मुकदमा दर्ज करता है, और डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है। ये दोनों पार्टी जो है किसी भी सिविल सूट के अंदर होती हैं। तो यहां पर जो है हस्बैंड नहीं दे पाता है तो वाइफ जो है इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर देती है, यानी हम कहेंगे वाइफ वर्सेस हस्बैंड, यानी बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इनके नाम भी सेम ही है क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो यहां पर ये कोर्ट कहती है कि ये एक फैमिली अरेंजमेंट था, यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, यह सोशल एग्रीमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फ्रेंड जो है अपने फ्रेंड से कहता है कि ठीक है मैं कल तेरे साथ चलूंगा, लेकिन वो किसी कारण की वजह से नहीं जा पाता है। तो इस सिचुएशन में ए जो है अब बी को बाउंड नहीं कर सकता कि उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि यहां पर एक सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं। दूसरा इसी में समझते हैं हस्बैंड वाइफ का मेरिट वर्सेस मैरिट। मेरिट वर्सेस मैरिट। इस केस के अंदर क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ जो हैं एक ज्वाइंट ओनर होते हैं, यानी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के दोनों ज्वाइंट ओनर होते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो किसी दूसरी लेडी के साथ रहता है और अपना बाकी का जो बचा हुआ शेयर है वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा वो रिटर्न और रजिस्टर्ड डीड के थ्रू करता है। तो यहां पर हमें पता चलता है कि हस्बैंड की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। तो हमें दोनों चीजें देखनी होंगी कि कहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है और कहां पर नहीं है। तो किसी वैलिड ऑफर को बनाने के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना मस्ट है। सेकंड इसके अंदर एलिमेंट होगा कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन यानी जो ऑफर है उसकी कम्युनिकेशन होनी मस्ट है, यानी अगर हमें
किसी का ऑफर पता ही नहीं चलेगा तो हम एक्सेप्टेंस कैसे देंगे? तो इसीलिए जो है हम इसके अंदर सेक्शन 3 और 4 पढ़ते हैं, यानी जहां पर कम्युनिकेशन आ जाए तो फट से आपके माइंड में आना चाहिए कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की बात की जा रही है। सबसे पहले सेक्शन 3 में यह दिया गया है कि कोई भी जब हम प्रपोजल बनाते हैं, ध्यान से देखना कि कोई भी प्रपोजल हो या कोई भी एक्सेप्टेंस हो, दोनों चीजें, प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस हो, या फिर इस प्रपोजल को कैंसिल करना है या एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना है, जिसको लीगल टर्म्स में हम कहते हैं रिवोकेशन करना, यानी इसको कैंसिल करना, इसको खत्म करना। तो कोई प्रपोजल या कोई एक्सेप्टेंस या कोई रिवोकेशन हमें अगर करनी है तो उसको हम किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर सिंपल बात बताई गई है कि इनकी कम्युनिकेशन होनी जो है जरूरी है, वो किसी भी वे में कर सकते हैं जैसा वो चाहें, या फिर जैसा कि प्रपोजल के अंदर बताया गया हो। जैसे मान लो मैं किसी को प्रपोजल देना चाहता हूं तो मैं उसे पत्र लिखकर भी कह सकता हूं, या फिर मैं बोलकर भी कह सकता हूं, या मैं उसे अपने घर बुलाकर भी कह सकता हूं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो अपनी बात को दूसरे तक किसी भी मैनर में पहुंचाया जा सकता है, ये सेक्शन 3 बात करता है। सेक्शन 4 बात यह करता है कि कब हम मानेंगे कि ए ने अपनी बात बी तक पहुंचा दी, यानी कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहां पर हम एक चीज समझेंगे, ध्यान से समझना, कि जब ए अपना कोई प्रपोजल बनाता है, ए जब अपना प्रपोजल बनाता है तो जब ये प्रपोजल बी की नॉलेज में आ जाता है, जब प्रपोजल जिसको दिया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है, तो यह माना जाता है कि इस ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और किसी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब बी ने जो है अपनी एक्सेप्टेंस दी और ये इसकी नॉलेज में आ गई। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो है इसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अब ए जो है अपने ऑफर से बाइंड कब होगा? तो ए जो है यानी ए के अगेंस्ट उसके प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट तब हो जाएगी जब बी अपनी उसके अंदर एक्सेप्टेंस दे देगा। यानी अब जो है ए अपनी इस प्रपोजल से बाउंड है, यानी इसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी जब ये अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिट कर देगा। और बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस से बाउंड कब होगा? जब ये ए की नॉलेज में आ जाएगा। यानी ये दोनों बाइंड कब होंगे? ये चीजें हमने इसके अंदर देखी है सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 ने हमें यह समझा दिया कि व्हेन, कब कंप्लीट होगी एक प्रपोजल और एक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। अब इसी के साथ जो है सेक्शन 5 भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम देखेंगे रिवोकेशन को। रिवोकेशन से डील करते हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6, दोनों ही जो है जरूरी सेक्शन है। सेक्शन 6 के अंदर यह बताया गया है कि हम अपने प्रपोजल को या अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं, यानी रिवोकेशन हाउ मेड, किस तरह से रिवोकेशन की जा सकती है। तो इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे भाई हम क्या है नोटिस देके कर सकते हैं, यानी अगर मैंने किसी को कोई ऑफर दिया है तो मैं उसे एक सीधा नोटिस दूंगा कि भाई मैं अपना प्रपोजल खत्म करता हूं। और दूसरी बात इसके अंदर आती है कि टाइम खत्म हो गया है, लैप्स ऑफ टाइम का खत्म हो गया है। या फिर तीसरी चीज इसके अंदर आएगी कि फेलियर ऑफ कंडीशन, यानी जो किसी ऑफर के अंदर कंडीशन थी उसको फेल कर दिया, यानी उसको फुलफिल नहीं किया। और तीसरी सबसे लास्ट चीज इसके अंदर होगी डेथ, यानी पार्टी की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो यानी एक्सेप्टेंस या प्रपोजल देने से पहले उसकी जो है डेथ हो गई। तो अब जो वो एक्सेप्टेंस या प्रपोजल है अब वो खत्म हो चुका है। तो अब हमें यह देखना है कि कोई पर्सन कब तक, कितना टाइम है उसके पास अपने प्रपोजल को या अपनी एक्सेप्टेंस को खत्म करने के लिए। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। तो देखो, जब ऑफर बनाया ए ने और बी की नॉलेज में आ गया और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस उसके अंदर दे दी, तो ए ने जो प्रपोजल बी को बनाया तो वो उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले अपने इस ऑफर को रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टेंस देने से पहले, यानी अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर क्या हो जाएगा? एंसन रूल आ जाएगा। एंसन रूल क्या कहता है कि अब बाइंड हैं आप, अब जो है आप पीछे नहीं हट सकते। उसी तरह से जो बी है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस को ए की नॉलेज में आने से पहले रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। यह सेक्शन जो है 5 के अंदर बात की गई है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है हमारे इस सेकंड पॉइंट से डील करते हैं और जो दोनों चीजों को कवर करता है, चाहे वो हमारी प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस हो, और उसके बाद जो है हम रिवोकेशन, तीनों चीजें जो है इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। अब जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रपोजल वैलिड कब होगा, उसका दूसरा पॉइंट था कि वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, यानी दूसरी पार्टी को पता चलना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे? केस देखेंगे इसमें, लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीदत्त।
लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये इसका एक इंपॉर्टेंट केस है समझने के लिए। अब देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसी भी सिविल सूट के अंदर दो पार्टीज हो सकती हैं और वो दोनों पार्टी जो है प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट होता है। तो यहां पर जो मान लीजिए कि ए जो है एक सर्वेंट है, यानी वो एक सर्वेंट है, नौकर है एक, और इसका जो मालिक होता है, मालिक को मान लेते बी है, तो इनके जो मालिक हैं इनका एक नेफ्यू खो जाता है। तो ये अपने नौकर से कहते हैं कि तुम जो है नेफ्यू को ढूंढने जाओ, उसे ढूंढ कर ले आओ। तो ये जो नौकर है ये इसे ढूंढने चला जाता है, लेकिन जिस टाइम वो नौकर ढूंढने जाता है, जैसे मान लीजिए वो 2:30 पर घर से निकला, वो ढूंढने के लिए निकल गया, और इसके बाद जो है लगभग 4 बजे के करीब जो मालिक है वो अनाउंस करता है कि जो भी मेरे भतीजे को, मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे कुछ रिवॉर्ड दूंगा, यानी उसे जो है कुछ रिवॉर्ड दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, जो भी ढूंढ कर लाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ए को इस बात का नॉलेज नहीं है, यानी इसको पता ही नहीं चला है कि ऑफर बनाया गया है, इसको नॉलेज नहीं है। जैसा कि हमने सेक्शन 4 के अंदर देखा कि नॉलेज होना जरूरी है, और ये ढूंढने चला जाता है, और लगभग मान लो 5 बजे के करीब ये इसको ढूंढकर ले आता है, नौकर जो है ढूंढ कर ले आता है नेफ्यू को। और इसे आने के बाद ये पता चलता है कि वहां पर तो कुछ रिवार्ड मिलना था, तो वो कहता मुझे रिवार्ड दीजिए, लेकिन वहां पर वो मना कर देते रिवार्ड देने के लिए। तो ये इनके अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है, मुकदमा दर्ज कर देता है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो यहां पर कोर्ट ये कहती है कि तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑफर बनाया गया था बी के द्वारा वो तुम्हें पता नहीं था, यानी जब तुमने एक्टिविटी की वो एज ए नौकर काम करा था, तुमने एक नौकर की तरह काम कर रहे थे, तुमने वहां पर वो काम इसलिए नहीं किया था कि तुम्हें वहां पर प्रपोजल दिया गया था, और जब प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं किया गया हो तो हम वहां पर प्रपोजल नहीं मान सकते। इसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया, इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरी इसके अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हमने सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये डील किए। और इसी के साथ तीसरी चीज आती है कि जो हम ऑफर दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनिटनेस होनी चाहिए, क्लियर और डेफिनिटनेस होनी चाहिए, यानी उसकी निश्चितता भी होनी चाहिए। जैसे ए जो है वो ये कहता है बी से कि मैं जो तुमसे हॉर्स खरीद रहा हूं, अगर ये हॉर्स, अगर ये घोड़ा जो है मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं तुमसे दूसरा भी खरीदूंगा। तो किसी चीज का लकी साबित होना वो डेफिनेटनेस नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। भाई लकी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है ये बाइंडिंग नहीं होगा, इसको हम प्रपोजल नहीं मानेंगे। और चौथी इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि ऑफर या तो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर ऑफर इंप्लाइड हो सकता है। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर या एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 9 के अंदर बात कही गई है कि कोई भी प्रपोजल या कोई भी एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इंप्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस होने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी ऑफर या किसी भी एक्सेप्टेंस को बाय वर्ड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। बाय वर्ड्स में कैसे हो सकते हैं? राइटिंग में या फिर ओरल यानी बोलकर। तो या तो राइटिंग में या ओरल होते हैं तो हम उनको कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। जैसे ए ने जो है बी से कहा कि मैं अपनी वॉच बेचना चाहता हूं 10,000 रुपए की, तो यहां पर वर्ड्स हुए तो हम कहेंगे ये क्या है? एक एक्सप्रेस ऑफर है। सेकंड टर्म इसके अंदर आता है इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड का मतलब जो कि एक्सप्रेस नहीं है, यानी वहां पर वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, कंडक्ट यूज हुआ है पार्टी का। यानी पार्टी जो है कुछ एक्टिविटी कर रही है, कुछ वहां पर ऐसी एक्टिविटी कर दी जहां पर वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और वहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो में ज्यादातर बैठते हैं और हम इशारा कर देते हैं, हम ऑटो में बैठ गए, और ऑटो में बैठने के बाद हमने उससे कहा कि वो जहां जा रहा है, हम वहां उतर गए, हमने उसे पैसे दे दिए। या फिर हम किसी शॉपकीपर के पास गए, मान लीजिए आप जो है किसी शॉप पर गए, आपने उसको पैसे दे दिए और उसने पैसे के बदले जो है आपको कोई भी सामान दे दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये इंप्लाइड ऑफर हो गया। तो इंप्लाइड ऑफर के अंदर हम कंडक्ट के थ्रू करते हैं। तो सेक्शन 9 ने हमें यह बता दिया कि कोई ऑफर या कोई एक्सेप्टेंस वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और वो इंप्लाइड भी हो सकती है, दोनों उसके अंदर चीजें शामिल हो सकती हैं। देखो ऑफर के काइंड समझने भी जरूरी हैं। जैसे हमने देखा कि वो ऑफर या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। इसके अलावा और भी काइंड्स होते हैं एक ऑफर के, जैसे कि एक ऑफर होता है हमारा जनरल ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो जनरली सबके लिए बनाया गया हो। इसमें लाइन याद रखनी है आपको, एक ऐसा ऑफर जो वर्ल्ड एट लार्ज बना हो, यानी सबके लिए बना है। कोई भी पर्सन जो उसके अंदर दी गई कंडीशंस को फुलफिल करेगा,
जनरल ऑफर जैसे मान लीजिए ए ने ये कहा कि अगर कोई हमारी मेडिसिन, जो हमने मेडिसिन बनाई है, उसका यूज करता है और जैसा कि हमने बताया है उस तरीके से यूज करने के बाद भी अगर वो पर्सन ठीक नहीं होता है तो हम उसको जो है रिवॉर्ड देंगे। हम उसको क्या करेंगे? रिवॉर्ड देंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने लिख दिया कि हम उसे 1000 रुपए देंगे अगर वो ठीक नहीं होता है, और इस बात को यानी अपनी जेन्युइनिटी दिखाने के लिए उन्होंने बैंक में जो है 1 लाख रुपए भी डिपॉजिट कर दिए। 3 और 2 5, 1 लाख रुपए हमने जो है इसके अंदर डिपॉजिट कर दिए। तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना हमारी इंटेंशन शो कर रहा है कि हम अपने ऑफर से बहुत ज्यादा सीरियस हैं और हमने रिवॉर्ड भी कर दिया। अब मान लीजिए जब इन्होंने ऑफर दिया और बी ने इसको जो है परफॉर्म कर लिया यानी उसने जो है वो बोतल खरीदी या वो मेडिसिन खरीदी और मेडिसिन खरीदने के बाद उसे उसी तरीके से यूज भी कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। तो इस सिचुएशन में इसने जो है इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि हमें रिवॉर्ड दो। तो यहां पर कंपनी ये कहती है कि हमें तो तुमने अपनी कम्युनिकेशन नहीं दी। तो देखो जनरल ऑफर में क्या होता है, जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने सेक्शन 3 और 4 के अंदर देखा कि वहां पर कम्युनिकेशन का होना जरूरी था, तो यहां पर कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। जनरल ऑफर में जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जो सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 8 ये कहता है कि किसी प्रपोजल की जो कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना ही एक्सेप्टेंस होता है। यानी अगर हमने उनके कंडीशन को फुलफिल कर लिया है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सेक्शन 8 के अंदर ये बात कही गई है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बैंक, ये जो पार्टी है, ये बाइंड होगी अपने इस रिवॉर्ड देने के लिए। और ये जो फैक्ट है ये है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये एक केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। जनरल ऑफर हो गया। जनरल ऑफर के बाद देखो, या तो पूरी दुनिया के लिए कोई ऑफर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऑफर सबके लिए बनाएं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बना सकते हैं। जैसे ऐसा कैसा हो सकता है, ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो यहां पर ये स्पेसिफिक ऑफर होगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये बनाया गया है। इसमें एक और प्रकार होता है हमारा स्पेसिफिक के बाद, एक होता है हमारा काउंटर ऑफर। देखो काउंटर ऑफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। काउंटर ऑफर में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मानिए ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं जो है अपनी पैंट जो है, कोई जीन्स पैंट है, जैसे हम ज्यादातर दुकानों पर जाते हैं और वहां पर मोल भाव करते हैं, तो ए ने बी की शॉप पर गया और उसने कहा कि मैं पैंट खरीदना चाहता हूं। उसने उसका प्राइस बता दिया 1000 रुपए कि मैं जो है 1000 की बेचना चाहता हूं। तो यहां पर ए ने यह कहा कि मैं जो है इसे 1000 की नहीं खरीदूंगा, बल्कि मुझे तो 700 रुपए की दो। ये बी कहता है भाई ना तो तेरी है और ना मेरी है, एक काम कर तू जो है इसके अंदर मुझे 800 रुपए दे दे। तो ये कहता है ए यहां पर कि नहीं जी, मैं तो जो है इसे बस 750 रुपए की ले सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या चल रहा है, काउंटर ऑफर के अंदर जब एक नया ऑफर बनाया जाता है तो पीछे वाला कैंसिल हो जाता है। यानी ए पार्टी ने इसके ऑफर को ठुकरा दिया, फिर इसने इसके ऑफर को ठुकरा दिया, ये भी कैंसिल, फिर इसने इसके ऑफर को उठा दिया, ये भी कैंसिल। तो यानी अब जो एक ऑफर बना है वो 750 का बना है, पीछे के सारे ऑफर जो है कैंसिल हो गए। अब मान लीजिए ये जो है ए जो है किसी दूसरी दुकान पर, सी की दुकान पर चला जाता है और वहां पर देखता है उसने 1100 की पैंट बताई, वो उससे कम नहीं हो रहा है। इसके माइंड में आया कि भाई यार वहां पर तो जो है वो 750 की बेचना चाह रहा है, वहां पर जो है वो उसे कम दामों में बेचना चाहता है। यानी मान लो 800 की उसने कर दी थी तो यहां पर कम दामों में बेचना चाहते हैं। तो वापस उसके पास जाता है वो और कहता है कि भाई मुझे तो चलो जो तुम बता रहे थे प्राइस उतने में मुझे दे दो 800 रुपए में। तो यहां पर जो है बी उससे कहता है भाई मैं नहीं दे रहा। तो यहां पर जो है अब ये बी बाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑफर कैंसिल हो चुका था। ए ने लास्ट ऑफर बनाया था 750 का, यानी 800 का ऑफर खत्म। तो अगर अब बी चाहे तो इसे ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो काउंटर ऑफर अपने से पहले वाले ऑफर को कैंसिल कर देता है, उसकी वैलिडिटी को खत्म कर देता है। इसी के बाद एक और ऑफर होता है इसके अंदर, काउंटर ऑफर के बाद क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब यह है ए ने और बी ने, ये दोनों नहीं जानते, सेम ऑफर बनाया। ए ने कहा कि मैं तुम्हारी वॉच 1000 में खरीदना चाहता हूं और बी ने कहा मैं तुम्हारी वॉच 1000 में खरीदना चाहता हूं। दोनों आइडेंटिकल ऑफर हैं, यानी एक जैसे ऑफर हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर दिए। तो हमेशा जब सेम ऑफर दोनों पार्टी से आते हैं तो वो ऑफर वैलिड नहीं होते, एक नया ऑफर बनाने की जरूरत है। एक क्रॉस ऑफर दूसरे क्रॉस ऑफर को खत्म कर देता है, यानी उनकी वैलिडिटी को खत्म कर देता है। तो देखो हमने पढ़ा एक्सप्रेस ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर होता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एक जनरल ऑफर पढ़ा हमने। जनरल ऑफर होता है यानी 1 2 3
4 स्पेसिफिक, 5 काउंटर, 6 क्रॉस ऑफर और एक और होता है लास्ट हमारा स्टैंडिंग ऑफर, 6, 7 स्टैंडिंग ऑफर। और स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑफर जो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टैंड करता हो, जैसे 10 तारीख तक के लिए, 15 तारीख तक के लिए। तो कोई ऑफर जो स्टैंडिंग है, जो खुला हुआ है कुछ समय के लिए, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जो डेली रूटीन में चलते रहते हैं उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। तो ये जो है हमारे ऑफर के सारे जो है प्रोविजंस थे कि उसके काइंड्स वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद जो है हमने एक्सेप्टेंस देखनी है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हमने शुरू में ही पढ़ी थी लेक्चर के कि एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं, जिसको सेक्शन 2B में डिफाइन करा गया है। और सेक्शन 2B ये कहता है कि कोई भी प्रपोजल, यानी जब वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एक्सेप्टेंस उसमें दे देता है, अपनी एसेंट उसमें देता है, तो हम ये मानते हैं कि उसने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सेम रिक्वायरमेंट इसके अंदर भी होंगी कि जो हमारी इंटेंशन है, हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, यानी उसकी कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट कि वो उन मैनर में बनाई जानी चाहिए जिस मैनर में ऑफर के अंदर चीजें बताई गई हैं, मैनर प्रेस्क्राइब, या फिर कोई अगर मैनर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है तो रीजनेबल मैनर में उसको जो है बताना चाहिए, रीजनेबल मैनर। और इसी के साथ जो है चौथी रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, तीसरी रिक्वायरमेंट इसमें हमारी होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट यानी पूरी, ऐसा नहीं होनी चाहिए, और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल, उसके अंदर कंडीशंस जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्सेप्टेंस किसी कंडीशन के साथ है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। यानी ए जो है ऑफर देता है बी को, क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो, तो बी कहता है हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम इसको जो है ब्लैक कलर में पेंटिंग करा दो या उसके अंदर कुछ चेंजेस करा दो। तो किसी भी प्रपोजल की ओरिजिनल कंडीशन में अगर कोई एक्सेप्टेंस वेरिएशन कर रही है, कोई चेंजेस कर रही है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसको सेक्शन 7 में बताया गया है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। तो ये जो है हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसीडरेशन किसको कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।